बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और बहुत ही बड़ा एक इस्तीफ़ा भी आने जा रहा है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि जाफ़र एक्सप्रेस को किस तरह से हाईजैक किया गया, उसके ऊपर आज किसी भी लम्हे इसका अभी कुछ देर के बाद वक्त का भी तयन कर दिया जाएगा। इसमें बलूचिस्तान के जो सीएम हैं मीर सरफराज बुगटी और डीजी आईएसपीआर एक वहाँ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और जो नज़र आता है वो ऐन मुमकिन है कि किसी एक नए फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से कोई बात की जाएगी या फिर कोई ऐसा लाहेअमल बयान किया जाएगा जिसमें यह तय कर दिया जाएगा कि हमने किस तरह से उन दहशत गर्दों से निमटना है जो पाकिस्तान की सरजमीन को खून आलूद कर रहे हैं। इस पूरे मामले के जो आफ्टर शॉक्स हैं उसमें कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो नाकाबिल यकीन भी हमें लगती हैं और नाकाबिल बयान भी महसूस होती हैं। जैसे अयूब तरीन, मैंने उनको सुना। अयूब तरीन जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से जाफ़र एक्सप्रेस को एक गलती के ज़रिए भेजा गया या जानबूझ के रवाना किया गया, क्योंकि ये वही जाफ़र एक्सप्रेस थी जिसे सिक्योरिटी थ्रेट्स होने की वजह से तकरीबन 2 दिन पहले सिब्बी से रोक दिया गया था और वहाँ से इसको वापस रवाना कर दिया गया था। वो ये बात कर रहे हैं कि देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी वजह बनी कि सबको पता था सिक्योरिटी थ्रेट है, जिस रास्ते से इसने जाफ़र एक्सप्रेस ने गुजरना है वहाँ पर बीएलए के लोग हैं, वहाँ पर दहशतगर्द हैं जो कई दिनों से वहाँ पर दंदनाते हुए महसूस हो रहे हैं, टोलियों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और इसलिए इस एक्सप्रेस को रोका गया। फिर 2 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि जाफ़र एक्सप्रेस को जो है वो रवाना कर दिया गया उसके उस ट्रैक की तरफ, उस मंजिल की तरफ जहाँ पर मुसाफिर कभी पहुँच ही नहीं पाए। दूसरी एक अहम चीज़ और भी है, वो ये है कि बलूचिस्तान के बोलान का जो हिस्सा है वहाँ से काफ़ी ऐसे वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, जिसमें नज़र आ रहा है कि इस इंसिडेंट के होने से पहले बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं। सड़कों का कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, वहाँ पर किस पैसेंजर ने कहाँ जाना है, किस तरह से बसों को रवाना किया जाना है, बाकायदा असलहे से लैस होकर वो उन सड़कों पर दंदनाते हुए महसूस हो रहे हैं। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इतने शदीद और सख्त हमें महसूस होने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि शायद उनके जवाब को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये एक अहम और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जो बड़ा इस्तीफ़ा आना है उसके ऊपर भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि बीएलए की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें चंद ऐसे हॉस्टेजेस हैं, यरगमाली हैं, जिनका ताल्लुक़ एफसी से, ख़ुद उनकी जो कन्वर्सेशन है उन यरगमालियों से, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि जो लोग या जो शख्स उनसे मुकालमा कर रहा है वो लोग एफसी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो यरगमाली एफसी के जवान हैं जिनको वो जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहा है, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सदाकत मौजूद है या कितनी ओरिजिनल फैक्ट्स के ऊपर वो वीडियो मौजूद है। लेकिन अगर इस किस्म की वीडियोस इसी तरह से पब्लिक होती रहेंगी और इनके ऊपर बहस चलती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि रियासत के पास इन दहशत गर्दों के जवाब में कोई बयानियाँ मौजूद नहीं हैं जो रियासत को भी डिफेंड कर सके, दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाइयाँ जो हैं उनके ऊपर मजम्मत भी कर सके और रियासत को भरपूर ताकत भी फराहम करे वो बयानियाँ कि आपने इन दहशत गर्दों के सर जो हैं वो कुचल देने हैं, इनको जहन्नुम वासिल आपने कर देना है। फिर हमें बताया गया था कि जी बलूचिस्तान जो है, बेसिकली बलूचिस्तान जो है ये एक एसएचओ की मार है और इत्तलात के मुताबिक इतनी बड़ी बढ़त के बाद या इतने बड़ी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद ये वाक़या हो जाना और आज ये इस्लामाबाद के हलकों में ख़बर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है कि ऐन मुमकिन है कि ये जो इस्तीफ़ा आज आएगा सामने या किसी भी लम्हे या किसी भी दिन आएगा उसमें गौर-व-गौस किया जा रहा है कि ये इस्तीफ़ा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हो सकता है। और मैं इसे मुसद्दिका भी इसलिए नहीं कहूँगी, जब तक ये इस्तीफ़ा आ नहीं जाता ये ख़बर मुसद्दिका नहीं होगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ख़बरें, अफवाहें जो हैं वो ख़बर का रंग ले लेती हैं और गर्दिश करने लगती हैं। जब तक बाज़ाब्ता तौर पे मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा नहीं आ जाता हम इसको जो है वो एक मुसद्दिका ख़बर नहीं गर्दानेंगे। लेकिन ये एक प्रेशर भी है, ये प्रेशर अवाम की तरफ से भी है, ये प्रेशर जो है वो सियासी जमातों की तरफ से और ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से भी है, क्योंकि बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए। माँ सिवाय इस्लामाबाद के डी चौक पे मोहसिन नकवी की अभी तक वो परफॉर्मेंस हमें वज़ीर दाखिला के तौर पर नज़र नहीं आई जो किसी भी एक काबिल शख्स की होती है। यही वजह है कि जो माजी के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं
वो तमाम लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं इस एक पोजीशन के ऊपर कि किस किस्म के शख्स को विदाउट एनी इलेक्शन कंडक्ट आपने उसको लाकर बिठा दिया है, और उसकी वजह से पै दर पै ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की डेवलप हो रही है जिससे ऐसा लगता है कि दोबारा से इन सांपों ने, दोबारा से इन दहशतगर्दों ने सर उठा लिया है। अब इसे कुछ देर पहले एक और बड़ी खबर आई है, वो ये है कि जनूबी वज़ीरिस्तान की एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, और इत्तलात जो हैं, अभी इत्तलात हैं, वो इत्तलात के मुताबिक JUIF के ही एक मेंबर हैं, वो इसमें शदीद ज़ख्मी हुई हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे जो कोई भी वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन पै दर पै ये वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर ये भी तनकीद है, बहुत ज़्यादा तनकीद है इस चीज़ को भी लेके कि आप जो है वो शरीफुल्लाह को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से ये ट्रेन का इंसिडेंट हो जाता है और इसके ऊपर किसी को ख़बर भी नहीं होती। लेकिन उन लोगों के लिए भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिन्होंने इस रोकी हुई जाफ़र एक्सप्रेस को रवाना करने की हामी भरी और इसको रवाना किया गया, बावजूद इसके कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पूरे हिस्से के अंदर जो BLA के दहशतगर्द हैं वो टोलियों की शक्ल में नज़र आ रहे थे। यहाँ पर जो 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि रियासत क्या कुछ छुपा तो नहीं रही, क्या अवाम के सामने जो सच है उसको लाने से अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि अमूमी तौर पे ऐसे बहुत सारे सच हैं जो इंतशार पैदा कर सकते हैं, जो दुश्मन को इस चीज़ की हवा दे सकते हैं कि यहाँ पर हम कमज़ोर हैं और दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या पूरा सच अवाम के सामने है, और पूरा सच जब तक अवाम के सामने नहीं आएगा उनका एतमाद बहाल नहीं होगा, चाहे वो सियासी जमातें हों, सियासी लीडरान हों, या फिर एक आम पाकिस्तानी ही इसमें शामिल क्यों ना हो। हमारे सामने जो ट्रेन इंसिडेंट के ऊपर फिगर आ रहा है कि जिसमें जितने मुसाफिर शुमार थे किए जा रहे, DG ISPR के मुताबिक उनकी तादाद 440 थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को कोयटा इजलास के अंदर स्पीच के दौरान इस चीज़ को इंडोर्स किया कि जितने लोगों को बाहिफाजत निकाला गया उनका नंबर 339 था, और 339 में से 21 ऐसे आम सिविलियन हैं जिनके बारे में इत्तला है कि उनको शहीद कर दिया गया, और DG ISPR ने इस पर तस्दीक की है कि 21 सिविलियन शहरियों के अलावा 4 FC के जवान भी उन शहादतों के अंदर शामिल थे। और आज जो हमने वीडियोज़ देखी, खुदा ऐसे बुरे लम्हात से पूरी पाकिस्तानी कौम को हर लम्हा बचाए, लेकिन जो वीडियोज़ वहाँ से आई जब हमारे फ़ौजी जवान वहाँ पर फिर रहे हैं और लाशों को देख रहे हैं, तो वो वीडियोज़ भी हमारे सामने आई हैं कि कितनी बेदर्दी से इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के इन आम मासूम शहरियों को जो है वो टारगेट किया। अब ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेन के अंदर फ़ौजी भी शामिल थे, और तकरीबन 100 के करीब फ़ौजी इसमें शामिल थे जो छुट्टी पे अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि बाकी बचने वाले 84 लोग कहाँ पर हैं। 80 का नंबर भी आ रहा है, मगर जिस तरह से मैंने आपके सामने नंबर रखा, 84 के करीब अफराद हैं, और कहा जा रहा है कि ये फ़ौजी ही हैं, और जिनके बारे में ये दावा भी किया जा रहा है कि BLA के जो दहशतगर्द हैं ये इन 80 से 84 के दरमियान लोग जो हैं इनको अपने साथ पहाड़ों पर ले गए हैं। BLA जो है वो इस वक्त रियासत को काउंटर करने के लिए वीडियोज़ पे वीडियोज़ अपनी पब्लिश कर रहा है, जिसको दुश्मन हमारा हवा दे रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है ये तय करेगी कि हमने अपने दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे मौजूद हैं उनके साथ निमटना किस तरह से है। इस पूरे एक चक्कर में हमें नज़र आ रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि गलती हुई है, और इस गलती को तस्लीम भी करना चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जिससे पूरे पाकिस्तान के ऐवानों को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को हिला कर रख दिया है। जहाँ तक हमारे सियासी ऐवान का ताल्लुक़ है, वहाँ पर हमारी दिलचस्पी जो नज़र आती है वो बड़ी हैरत अंगेज़ है। उसकी वजह यह है कि तलाल चौधरी आज नेशनल असम्बली में जब उन्होंने स्पीच की, ये पता चलता है कि हमारे सियासतदान अवाम के ऊपर और उनके उम्मीदों से किस तरह से खिलवाड़ करते हैं। तलाल चौधरी बात करने के लिए उठे तो PTI बेंचेस की तरफ से उन्हें तंजीम साजी का ताना दिया गया। तलाल चौधरी ने जवाब में तंजीम साजी के तौर पे इमरान खान साहब का हवाला दिया कि उनका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा है। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में बुशरा बीबी को भी शामिल रखा और तंजीम साजी के मामले पर बहस आगे बढ़ सकती थी। ये है हमारे सियासतदानों का रवैया जो पाकिस्तान के मामलों को किस तरह से देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा हम सवाल उठ रहा है कि अगर तो मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ऐसी सूरत में हु इज़ नेक्स्ट, कौन इंटीरियर मिनिस्टर होगा।
تو کچھ لوگوں کا, کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک کی بھرتی جو ہوئی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا, اور محسن نقوی کو جو سمجھا جاتا ہے, ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے محسن نقوی کو ٹاسک دیے گئے تھے, اور اسی لیے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ صرف اسلام آباد کے ڈی چوک کی سڑک پر 26 نومبر کو شو کر سکے. لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو یوں نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی اگر بریک لیتے ہیں یا جو بھی وہ معاملہ اپنے فیوچر کے لیے اپناتے ہیں, اس کے بعد اگر پرویز خٹک انٹیریئر منسٹر بنا دیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں عین ممکن ہے کہ پرویز خٹک سے وہی کام لیا جائے جہاں پر محسن نقوی نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کام چھوڑا ہے. لیکن پرویز خٹک کو لے کے جو نون لیگ ہے اس کی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں, گورنمنٹ کی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں, تو اسی لیے طلال چودھری صاحب کو عین ممکن ہے کہ آگے تک کے اختیارات دیے جائیں گے تاکہ ہر فیصلے کے اندر ان کی رائے کو بھی مقدم رکھا جائے انٹیریئر منسٹری کے اندر. جہاں تک بات رہ گئی ہماری عدالتوں کے حوالے سے, عدالتوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح سے بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا کہ جی جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے خان صاحب کو بلا لیا, اور تب سے اب تک مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا, کیونکہ عدالتوں کے اندر ہماری نظیریں بہت ساری ایسی, اور خاص طور پہ ان نظیروں کا تعلق عمران خان سے ہے, کیونکہ عمران خان کے حوالے سے طریقہ, دستور کا, قانون کا ایک سیپریٹ نظر آتا ہے. جی عمران خان کو پیش کیا جائے گا, عمران خان کو لایا جائے گا, عمران خان کو ایسا نہ ہوا تو ایسا کر دیا جائے گا. تو اس لمحے سے اس لمحے تک مجھے یقین تھا کہ عدالت میں نہ تو عمران خان صاحب کو لایا جائے گا, نہ ویڈیو کے ذریعے پیش کیا جائے گا, اور نہ ہی جو جیل حکام ہیں وہ عدالتوں کے احکامات کو سنجیدگی سے لیں گے, اور ہوا یہی کچھ. اب یہ جو موسٹ امپورٹنٹ خبر اس کے اندر سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز اسحاق صاحب, معزز جسٹس صاحب جو ہیں, ان کی جو لا کلرک ہیں سکینہ بانو صاحبہ, ان کو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا کہا گیا ہے. اب کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کل تک ہمارے سامنے آ جائے گی. اگر جیل سپرنٹینڈنٹ یا اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں یا انتظامیہ ہے انہوں نے اگر اجازت دی انہیں, تو ہی یہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے, صرف پریس کانفرنس تک بات نہیں رکے گی. عوام کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہے. ان سوالوں کو, ان کڑوے سوالوں کے جوابات دینا بہت زیادہ ضروری ہیں جو نہ صرف پبلک اٹھا رہی ہے بلکہ سینئر صحافی, سینئر لوگ بھی اٹھا رہے ہیں, اور بتانا پڑے گا کہ اصل میں پورا سچ کیا ہے. اس پورے سچ کے بعد ہی عوام ایک بھرپور طاقت کے ساتھ اپنے ہر اس شخص اور ہر اس ادارے کے ساتھ کھڑی ہوگی جسے اس وقت عوام کی سپورٹ چاہیے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.